Hello everyone, welcome to the class of control system. So we have completed the time domain part so far, and then we have discussed some controllers. Today we'll start with the frequency response analysis. Okay. So first we will discuss what is the advantage of this frequency response analysis. So far we have discussed time response analysis. So in frequency response analysis we have to apply a sinusoidal input. We need a sinusoidal excitation which is easily available. Okay. So first तो हमारा एडवांटेज यही हो गया, ठीक है. सेकंड कि टाइम डोमेन में एक यूनिफाइड मेथड ऐसा कुछ नहीं था जिससे आप पहुंच सकें अपने जो भी स्पेसिफिकेशन थे, टाइम डोमेन स्पेसिफिकेशन लाइक मैक्सिमम ओवरशूट, सेटलिंग टाइम, पीक टाइम, ठीक है, जितने भी चीज़ें थी उसमें स्पेसिफिकेशन, तो ऐसा कोई यूनिफाइड मेथड नहीं था और हम रिस्ट्रिक्टेड थे लोअर ऑर्डर के लिए. सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का ही हमने स्पेसिफिकेशन डिस्कस किया था. हायर ऑर्डर जाए तो फिर उस तरह से हम नहीं कर पाते थे. वहीं इस फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में हमारे पास बहुत सारे प्लॉट्स हैं जिससे हम रिस्ट्रिक्ट नहीं रह सकते सिर्फ लोअर ऑर्डर तक. हम कितने भी ऑर्डर तक के सिस्टम को एनालाइज कर सकते हैं. वी हैव वेरियस प्लॉट्स हियर लाइक बोडे प्लॉट, पोलर प्लॉट, नेक्विस्ट प्लॉट. ओके, आगे भी और सारे प्लॉट हैं हमारे. तो इसमें हमारे पास ये एक फ्रीडम है, ठीक है. बाकी हम अपना जैसे हमारी रिक्वायरमेंट हो, अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट वी कैन वेरी द बैंड विथ हियर, ठीक है. तो ये सारी बेनिफिट्स हमें यहाँ फ्रीक्वेंसी रिस्पांस में हैं. तो जैसा कि हमने कहा कि यहाँ पे इनपुट हम साइनसॉइडल यूज़ करेंगे. तो सपोज वी हैव अ सिस्टम हियर, ओके, लेट्स से GS इट्स ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है. तो इफ वी अप्लाई इनपुट हियर RS, our output is this CS. So if we apply sinusoidal input here, sinusoidal means your RT is, let's say, something A sin omega t plus phi, like this. Okay, here we have a transfer function. So we can write this transfer function in complex form. In complex form means we can write this, if we put this S, if we put j omega in place of this S, we can put j omega in place of S, then it will be the j omega, and we can write it in complex form, in polar form, like m angle theta, where this m is what? M is the magnitude of this j omega. S को j omega कर दिया हमने, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखना ईजी है, लिखते आ रहे हैं हम. a प्लस बी जे कुछ फॉर्म का कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे. एंड दिस एंगल विल बी थीटा, विल बी एंगल ऑफ जी ओमेगा. एंगल ऑफ जी ओमेगा मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी रहेगी, ये जी ओमेगा, इसमें कुछ रियल पार्ट रहेगा, कुछ इमेजिनरी पार्ट होगा. तो इट्स बेसिकली tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट बाय रियल पार्ट. एंगल लिखना है इसमें. हम रूट लोकस में भी एंगल और मैग्नीट्यूड लिखते आ रहे थे उस टाइप से, फ्रीक्वेंसी डोमेन में चेंज करके एंगल और, ठीक है. तो इस तरह से जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था उसको हमने पोलर कॉम्प्लेक्स डोमेन में इस तरह से लिख लिया. तो अगर हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स डोमेन में है और इनपुट साइनसॉइडल है, तो यहाँ पे हम जो रिस्पांस है अपना सी जे ओमेगा अगर हम लिखना चाहें तो हम सीधे लिख सकते हैं. इनपुट इसमें मल्टीप्लाई होकर आउटपुट मिलता है आपको,
मतलब कुल मिला के आपको सी जे ओमेगा बाई आर जे ओमेगा इज इक्वल टू दिस जी जे ओमेगा है। तो इससे आप सीधे जो मैग्नीट्यूड है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, मतलब आपके इस ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड और जो इनपुट आपने दिया मीन्स ए एम। रिस्पॉन्स देखिए यहाँ कितना इजी है लिखना, ए एम और साइनसोइडल इनपुट है तो साइनसोइडल स्टेबल सिस्टम है तो साइनसोइडल आउटपुट रहेगा बॉन्डेड, तो साइन ओमेगा टी। इनपुट में एक एंगल था प्लस फाई और आपके इस ट्रांसफर फंक्शन ने एक और एंगल इंट्रोड्यूस किया दिस थीटा। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन के पास मैग्नीट्यूड भी था जो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, इसके पास एक एंगल भी था जो कि यहाँ ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए आपके पास फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स लिखना कितना इजी है। इनपुट आपको मालूम था ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ट्रांसफर फंक्शन जो है उसको आपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख लिया, एस के प्लेस पे जे ओमेगा लिखा और उसको मैग्नीट्यूड और एंगल उसका लिख लिया, बस उसके बाद तुरंत आप रिस्पॉन्स लिख सकते हैं। ए एम, एम हो गया मैग्नीट्यूड आपका यहाँ जो लिखा आपने, और ओमेगा टी प्लस फाई प्लस थीटा। ठीक है, तो इस तरह से आप इजीली अपना रिस्पॉन्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो कई बार इसमें छोटे न्यूमेरिकल इस पर भी आ जाते हैं कि आपको एक सपोज इनपुट दे दिया साइन टी, ठीक है, और ट्रांसफर फंक्शन कुछ दे दिया 1/s+1। चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइन टी करके इनपुट दे दिया और आपका ट्रांसफर फंक्शन था 1/s+1 और बोल दिया कि ये आउटपुट बताओ रिस्पॉन्स। तो क्या करना है आपको, साइन का ही रिस्पॉन्स होगा। अब साइन के इसमें मैग्नीट्यूड 1 है, एंगल कुछ नहीं है, 0 है, तो इसका मतलब जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा और साइन टी होगा और प्लस माइनस 1 तो होगा ही, साथ में इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा। अब ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, आप मैग्नीट्यूड निकालिए, एस की जगह जे ओमेगा रखेंगे तो 1/1 प्लस जे ओमेगा इसकी जगह पे। अब इसका मैग्नीट्यूड लिखना आपको आता है। अब ओमेगा आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे ओमेगा क्या है, तो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है इनपुट की वही फ्रीक्वेंसी रहेगी इसकी भी, तो इसका मतलब इनकी ओमेगा टी ओमेगा 1 है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी 1 है, तो 1/ इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या लिखते हैं √a² + b², तो ये हो जाएगा 1/√2 क्योंकि ओमेगा भी 1 है। ठीक है, इसका मतलब इस पूरे फंक्शन का ट्रांसफर फंक्शन का मैग्नीट्यूड है 1/√2 और इसका अगर आप एंगल लिखना चाहें, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा, ये तो हो गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा। ठीक है, ये जी जे ओमेगा आपको मान लीजिए आपने लिख लिया। एंगल लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, अब ये एंगल नीचे tan−1 ω/1, ओमेगा भी 1 ही है, tan−1, लेकिन ये एंगल ऊपर जाएगा तो माइनस होगा, तो आपका होगा माइनस tan−1 1/1 क्योंकि ओमेगा 1 है, यहाँ से पता चल गया इनपुट से, तो कुल मिला के -45। इसका मतलब जो ट्रांसफर फंक्शन है वो आपका 1/√2 मैग्नीट्यूड इंट्रोड्यूस करेगा और -45 का एंगल इंट्रोड्यूस करेगा। तो आप सीधे रिस्पॉन्स इस केस में लिख सकते हैं, योर सी जे ओमेगा जो रिस्पॉन्स होगा दैट विल बी 1/√2 क्योंकि इनपुट का मैग्नीट्यूड 1 था, इसने मैग्नीट्यूड 1/√2 इंट्रोड्यूस किया, साइन टी -45, उसमें कोई एंगल था नहीं और इस ट्रांसफर फंक्शन ने -45 का एंगल इंट्रोड्यूस किया, बस। ठीक है, ये आपका हो गया रिस्पॉन्स इस तरह से। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे भी आपके बनते हैं इसमें। ठीक है, ये तो हुआ रिस्पॉन्स की बात। अब बात करते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन या फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन की। जैसे टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशन की बात किया था हमने, मैक्सिमम ओवरशूट, पीक टाइम, राइज टाइम, सेटलिंग टाइम, इस तरह से यहाँ भी कुछ हमारे स्पेसिफिकेशंस हैं। तो हम बात करते हैं अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस।
ठीक है। तो अगर आपका सिस्टम सिंपल सिस्टम अगर ऐसा है, ये आपका G है, एक फीडबैक सपोज H है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक सिस्टम है CR, तो आप ट्रांसफर फंक्शन लिखते हैं CJ ओमेगा, फ्रीक्वेंसी डोमेन में लिख रहा हूँ मैं, कुछ आपका G/1 प्लस GH होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है आपका, ठीक है, तो इसमें ये जो ट्रांसफर फंक्शन है इसका अगर आप मैग्नीट्यूड लिखें, इसको हम अगर बोल दें MJ ओमेगा, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन है सपोज, ठीक है, ठीक है। तो इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखें MJ ओमेगा का मैग्नीट्यूड लिखें, तो इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड ऑफ GJ ओमेगा प्लस GJ ओमेगा HJ ओमेगा, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड हुआ। अब हमसे कोई पूछे कि ये मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कहाँ होगा और कितना मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो वो हमारे दो पॉइंट होंगे। पहला रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी मतलब आपका रेजोनेटिंग पीक कहाँ मिलने वाला है, तो वो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे हमारा ये पर्टिकुलर जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसके बाद कुछ रिलेशन आएगा, ठीक है, तो वो चीज़ें यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक तो होता है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा चलिए मैं एक रिलेशन लिख देता हूँ, अपना जो टाइम डोमेन का हमने सेकंड ऑर्डर का सिस्टम का लिखा था उसके ही रिस्पेक्ट में एक रिलेशन लिख देता हूँ मैं। चलिए यहीं स्टार्ट करते हैं। रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी हमारी निकालना है, हम ये सारा फंक्शन टाइम डोमेन के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। टाइम डोमेन में सेकंड ऑर्डर सिस्टम हमारा क्या था, CS/RS, ये था आपका ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड S स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n S प्लस ओमेगा n स्क्वायर। चलिए अब इसको फ्रीक्वेंसी डोमेन में हमें करना है, तो हम J ओमेगा कर देते हैं S की जगह पे। चलिए तो ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाई S की जगह पे J ओमेगा, तो J का स्क्वायर तो -1 होता है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा आपका प्लस 2 जीटा ओमेगा n, J ओमेगा S की जगह पे J पहले लिख देते हैं ओमेगा, ठीक है, प्लस ओमेगा n स्क्वायर, ठीक है। तो रियल पार्ट आपका क्या हो गया, ओमेगा n माइनस ओमेगा स्क्वायर। चलिए अच्छा अगर मैं ओमेगा n स्क्वायर कॉमन कर लूँ, ओमेगा n स्क्वायर कॉमन करके बाहर निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस ओमेगा बाई ओमेगा n स्क्वायर, हम इसको u बोल देते हैं, u स्क्वायर और प्लस J2 जीटा, ओमेगा n स्क्वायर कॉमन किया है ना, तो ये ओमेगा n एक तो कैंसिल होगा, एक बचेगा, तो ओमेगा इस बाई ओमेगा n, u जहाँ पे हमारा u क्या है, और u इज़ ओमेगा बाई ओमेगा n। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके हमने इसको लिख लिया अपने ट्रांसफर फंक्शन को, ठीक है। ये क्यों लिख लिया, अब मैं आता हूँ अपने रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी पे। ये हमारे पास अभी ट्रांसफर फंक्शन है, तो इसका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, ये जो आपका ट्रांसफर फंक्शन है इसका आपको मैग्नीट्यूड लिखना है और उस मैग्नीट्यूड को फिर डिफरेंशिएट करिए आप u के टर्म में, उसको डिफरेंशिएट करिए u के टर्म में, और फिर जो कंडीशन आएगी वही आपका रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होगा।
तो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u के टर्म में, तो आपको डिफ्रेंशिएट करके क्या करना है, इक्वल टू 0, मैक्सिमा जैसे करते हैं, तो डिफ्रेंशिएट करके इक्वल टू 0 करेंगे तो आपको ये जो भी आएगा रेजोनेटिंग यू आर वो आपका आएगा √1 - 2 जीटा स्क्वायर। ये स्टेप्स है वो आप कर सकते हैं। वो जो फंक्शन था उसका मैग्नीट्यूड लेना है, पहले मैग्नीट्यूड तो लिखने आएगा। चलिए मैं एक बार दिखा देता हूँ। इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ सी जे ओमेगा बाई आर जे ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब कि 1/√, रियल पार्ट का स्क्वायर मतलब 1 - u स्क्वायर का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर 2 जीटा u स्क्वायर। इस तरह से लिखते हैं मैग्नीट्यूड। अब इसी मैग्नीट्यूड को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे u के रिस्पेक्ट में और इक्वल टू 0 करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव को, तो मैक्सिमा कंडीशन आएगी। और वो मैं सीधे बता रहा था आपको, मैक्सिमा कंडीशन ऐसे आएगी कि आपका यू आर आएगा, ये यू आर है क्या, एक तरह से आपका ओमेगा आर बाई ओमेगा एन। तो यहाँ से आपका ओमेगा आर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी आ जाएगी ओमेगा एन √1 - 2 जीटा स्क्वायर। थोड़ा सा आप इसको रिकॉल भी करते रहेंगे। रिकॉल करने का मतलब कि टाइम डोमेन में हमारा ओमेगा डी होता था डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता था, तो वो होता था ओमेगा एन √1 - जीटा स्क्वायर। यहाँ पे रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर आया ओमेगा एन √1 - 2 जीटा स्क्वायर। ठीक है, फिर क्या करते हैं मैक्सिमा निकालने के लिए, जो कंडीशन आती है इसको, अब इस ओमेगा की वैल्यू जो आई है इसको आप कहाँ रखेंगे, इसको आप अपने इस मैग्नीट्यूड में। u मतलब क्या रखना है आपको, बेसिकली आपको u रखना है √1 - 2 जीटा स्क्वायर इसमें। तो आपका जो m आएगा वही आपका रेजोनेटिंग पीक होगा। ठीक है, तो आप इस u की वैल्यू, ये वाले वैल्यू अपने उसमें रखेंगे तो आपको mr की वैल्यू मिलेगी, mr रेजोनेटिंग पीक, एंड दैट विल बी 1/2 जीटा √1 - जीटा स्क्वायर। ठीक है, 2 जीटा √1 - जीटा स्क्वायर। अच्छा, आपको ये भी पता था कि जीटा हमारा एक चीज़ और लिखते थे टाइम डोमेन में, कॉस थीटा। तो अगर कॉस थीटा लिखेंगे, एक फॉर्मूला और डिराइव करना चाहें, कॉस थीटा लिखेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, अंडर रूट है तो साइन थीटा रह जाएगा बस, और जीटा अगेन कॉस थीटा है तो 2 cos थीटा साइन थीटा। इसका मतलब आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 1/sin 2 थीटा। एक ये भी अल्टरनेट फॉर्मूला इसका हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर रेजोनेटिंग पीक। इसका मतलब समझ रहे हैं, डेफिनेशन समझ रहे हैं कि जहाँ पे आपका जो मैग्नीट्यूड है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का, वो हमारा मैक्सिमा किस फ्रीक्वेंसी पे होगा, दैट फ्रीक्वेंसी इज दिस, और वो मैक्सिमम वैल्यू जो है मैग्नीट्यूड की वो क्या होगी, दिस इज। ठीक है, अब एक आता है बैंडविड्थ। बैंडविड्थ, तो बैंडविड्थ क्या होगा, द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, range of frequency at which the magnitude of the closed loop transfer function, okay, magnitude of the your system is 1/√2 times of the magnitude at 0 frequency. Range of frequency at which magnitude of closed loop transfer function is 1/√2 times of magnitude at 0 frequency। अगर आप देखें जो मैग्नीट्यूड हमारा था, मैग्नीट्यूड जो आपने देखा ये 0 फ्रीक्वेंसी मतलब कि ओमेगा इज इक्वल टू 0 पे क्या होगा, u0 हो जाएगा, u0 ये u0 इसका मतलब 1। ठीक है, तो 0 फ्रीक्वेंसी पे आपका मैग्नीट्यूड है 1,
और फ्रीक्वेंसी अगर आप बढ़ाएंगे आगे तो उस हिसाब से चीज़ें चेंज होगी। तो जीरो फ्रीक्वेंसी का 1/√2 टाइम हो जाएगा। जब 0.77071 हो जाएगा मैग्नीट्यूड, तो वो जो कंडीशन होगी वो आपकी। अच्छा, अगर प्लॉट बनाएंगे आप तो किस तरह से आपको दिखेगा ये प्लॉट। 1 है जीरो फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। आप अलग अलग वैल्यू लिख सकते हैं चाहे तो। ओमेगा इज इक्वल टू यू इज इक्वल टू मैं लिखूँ 0 1 2, तो ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली क्या लिखेंगे हम, ओमेगा इज इक्वल टू भी 0 होगा। और u1 कब आएगा, जब ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा n होगा। और 2 कब आएगा, जब ये 2 ओमेगा n होगा। इस तरह से चीज़ें बदलेंगी, ठीक है। और u आपका चाहे तो आप 1/√2 अलग अलग वैल्यू रख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप u या ओमेगा वेरी करते हैं तो आपका मैग्नीट्यूड जो है वो कैसे वेरी करेगा। 0 है तो मैग्नीट्यूड आएगा 1, ठीक है, सीधे सीधे दिख रहा है। u अगर 1 हो गया तो 1 - 1 ये 0 है। अच्छा, जीटा की अलग अलग वैल्यू के लिए ये सारी चीज़ें आप निकाल सकते हैं। सपोज हम जीटा इज इक्वल टू 0 के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो जीटा अगर आपने 0 कर दिया है तो ये टर्म तो 0 है। और u अगर आपका हो गया 1, u अगर आपका हो गया 1 तो ये भी 0। तो इसका मतलब जीटा इज u1 पे जीटा अगर 0 है तो हमारा इन्फाइनाइट चला जाएगा। और फिर जीटा 0 है और u है 2, तो 1 - 4, ठीक है, 1 - 4 और उसका स्क्वायर 3। 1 - 4 हो गया आपका 3 का स्क्वायर 9, और 9 का अंडर रूट आपका 3, तो कुछ 1/3.33। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं कैसा हो रहा है कि एक बार 1 था स्टार्टिंग में और फिर इन्फिनिट चला गया और फिर लेवल में आ रहा है, ठीक है। और हम u अगर इन्फिनिट रख देंगे तो ऑब्वियसली 0 हो जाएगा। u हम इन्फिनिट रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो मतलब फिर 0 पे भी आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कुछ प्लॉट आपका, और जीटा अगर डिफरेंट होता, जीटा लेट से कुछ 0.65 कुछ 0.4 होता तो क्या होता। अलग अलग जीटा के लिए आपको, अगर जीटा की आप वैल्यू अलग अलग रखेंगे आपको इस तरह का कुछ प्लॉट मिलेगा। अगर मैं ओमेगा और मैग्नीट्यूड के बीच प्लॉट बनाऊं तो कुछ पहले तो यूनिटी था वो, फिर कुछ मैक्सिमा गया और फिर 0 पे आया, ठीक है। पहले यूनिटी था एंड दिस इज योर MR। इसमें कुछ जीटा की वैल्यू रहेगी लेस देन 1 पे, जीटा लेस देन 1 पे कुछ वैल्यू करेंगे आप। जीटा 0 पे, 0 से ज़्यादा ही रखिए तो आपको कुछ मैक्सिमम मिलेगा। अदरवाइज अभी आपने देखा जब जीटा 0 रख देंगे तो आपको कैसे मिलेगा, ये कुछ इस टाइप का मिलेगा। यहाँ से शुरू होगा फिर आपको पीक नहीं मिलेगा, क्योंकि पीक हमने देखा था कि इन्फिनिट हो गया था। तो ये जीटा इज इक्वल टू 0 पे, जीटा जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे आपको चीज़ें मिलती जाएंगी इस तरह से, ठीक है। अलग अलग जीटा पे जीटा इंक्रीज होता जाएगा जब जीटा आपका इस तरह का प्लॉट मिलेगा। लेकिन फिलहाल मान लीजिए नॉर्मल एक प्लॉट हमको ये वाला मिला, ठीक है। और इसमें बैंडविड्थ हम डिफाइन कर रहे हैं, तो बैंडविड्थ का मतलब क्या कि इनिशियल वैल्यू इसकी 1 होती है, ठीक है। 1 का जब 1/√2 टाइम हो जाए, 0.707 टाइम मैग्नीट्यूड रह जाए, तो इस टाइम पे जो फ्रीक्वेंसी होगी दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी रेंज होगा, ये तुम्हारा बैंडविड्थ होगा। एंड दिस इज योर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो यहाँ बैंडविड्थ का सीधा सीधा फॉर्मूला आप डिराइव भी कर सकते हैं और आप वैसे सीधे सीधा एक फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग सकता है ये फॉर्मूला आपको, बैंडविड्थ का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, याद रख पाए तो ठीक है, अदरवाइज ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। इसको लिखेंगे, ये आपका आएगा ओमेगा n √1 - 2 जीटा
स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 माइनस 2 ज़ीटा स्क्वायर प्लस 1, ये इतना बड़ा आपका बैंडविड्थ का फॉर्मूला है। ठीक है, 1 माइनस 2 ज़ीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 ज़ीटा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अंडर रूट अगेन। तो ये हैं कुछ स्पेसिफिकेशन, इसकी आपको इसका मतलब मालूम होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखेंगे, ज़्यादातर न्यूमेरिकल इस पे बन जाते हैं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और रेजोनेटिंग पीक। और एक्चुअल में ये है क्या, प्लॉट से समझ गए आप, जहाँ पे पीक मैक्सिमम होगा वो फ्रीक्वेंसी और वो मैक्सिमम पीक की वैल्यू एम आर है और बैंडविड्थ क्या है। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आते हैं दो, वो है आपके गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। गेन मार्जिन एंड फेज मार्जिन। तो गेन मार्जिन क्या है, तो बेसिकली इट्स अ एडिशनल गेन, इट्स अ एडिशनल गेन इन dB to be added in the transfer function to bring the system at the verge of instability। मतलब कितना गेन अपने ट्रांसफर फंक्शन में ऐड कर दें एडिशनल कि आपका सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा उसके बाद। या फिर ऐसा कह लीजिए कि सिस्टम आपका अनस्टेबल ना हो, उसमें आपको कितना गेन बचा हुआ है, कितना गेन आपका बचा हुआ है कि सिस्टम अनस्टेबल ना हो, ये भी बोल सकते हैं। जैसे रूट लोकस में करते थे ना हम, के वेरी करते थे 0 से इन्फिनाइट और रूट अपना प्लॉट करते थे। तो कई बार जब रूट हमारा राइट हैंड साइड में जाता था तो एक पर्टिकुलर के की वैल्यू मिलती थी जहाँ इमेजनरी एक्सिस को कट करता था। ठीक है, इसका मतलब अगर आप उससे पहले कहीं हैं तो आपके पास उतना मार्जिन है। सपोज के इक्वल टू 6 पे वो कट कर रहा है, के इक्वल टू 6 पे ये आपको इमेजनरी एक्सिस पे कट कर रहा है। आपकी के की वैल्यू अगर 4 है यहाँ पे, तो इसका मतलब आपके पास उतना मार्जिन है, मैग्नीट्यूड वहाँ पे 4 है तो इतना मार्जिन है, अभी 6 जाएंगे तब जाके आप अनस्टेबल होंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं लैंग्वेज के टर्म में, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं गेन मार्जिन, अमाउंट ऑफ गेन इन डेसिमल दैट कैन बी एडेड amount of gain in decibel that can be added to make system unstable। ठीक है, that can be added to the open loop transfer function before the closed loop system become unstable। added to open loop transfer function before closed loop system become unstable। ठीक है, और ये सब कहाँ होगा, एडेड एट फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हम बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड जो है कितना गेन डीबी में हम ऐड करेंगे सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाए, और ये सब कहाँ है, ये सब हमारा हैपन जो होगा वो फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे है। तो अगर मैथमेटिकली आपको ये समझना है कि गेन मार्जिन मतलब क्या, तो गेन मार्जिन बेसिकली आपका रेसिप्रोकल है। सो इट्स अ रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, रेसिप्रोकल ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, एट ओमेगा पी सी।
फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब आपको जी जे ओमेगा दिया है, तो आपको जो मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा होगा उसका रेसिप्रोकल, ठीक है। कहाँ पे? यहाँ पे जो भी आपका ये फंक्शन आएगा इसमें ओमेगा इज इक्वल टू क्या रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा पी सी रखेंगे, ठीक है। यही आपका गेन मार्जिन है। अगर इसको डीबी में लिखना है तो 20 लॉग भी लग जाएगा इसमें, तो ये तो ऐसे है। और डीबी में लिखना है तो डीबी में अगर गेन मार्जिन चाहिए तो हो जाएगा 20 लॉग, ये सेम चीज़ 1 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एट ओमेगा पी सी। और आप कहेंगे ओमेगा पी सी क्या है, तो ओमेगा पी सी क्या है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे आपकी जो फेज होगी, मतलब एंगल होगा, फेज एंगल, इस पर्टिकुलर ट्रांसफर फंक्शन का जी जे ओमेगा जो होगा उसका जो फेज एंगल होगा वो अगर जहाँ पे 180 होगा, -180, वहाँ पे जो ओमेगा मिलेगा, तो इसका मतलब जो आपका एंगल ऑफ जी जे ओमेगा है इसको अगर आप -180 रख देंगे, ठीक है, तो यहाँ से जो ओमेगा मिलेगा दिस इज योर ओमेगा पी सी। एंगल लिखने आएगा, ट्रांसफर फंक्शन का एंगल लिखने आएगा हमको, और एंगल को हम -180 रख देंगे, एंगल के एक्सप्रेशन को, तो वहाँ से ओमेगा की कुछ वैल्यू निकलेगी, वही ओमेगा की जो वैल्यू है वो आपका ओमेगा पी सी है, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और वहाँ पे जो मैग्नीट्यूड मिलेगा उसी फ्रीक्वेंसी को अगर मैं पुट करूँ अपने ट्रांसफर फंक्शन में और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के रेसिप्रोकल लूँ, तो दैट विल बी योर गेन मार्जिन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा गेन मार्जिन। अच्छा, रूट लोकस में हम बात कर रहे थे गेन मार्जिन ना, क्रिटिकल गेन बाय एक्चुअल गेन। रूट लोकस में क्या होता है, जैसे एक रूट लोकस हमने बनाया था जहाँ पे आपका ये क्रॉस करता है इस तरह से 1 अपॉन एस प्लस ए एस प्लस बी एस प्लस सी का 1 अपॉन एस एस प्लस 1 एस प्लस 2 का शायद हमने बनाया था ये। तो के इज इक्वल टू, तो ये जो पॉइंट होता है ना जहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस कट करता है रूट लोकस में, जहाँ पे इमेजिनरी एक्सिस को वो कट करता है, यही आपका पॉइंट जो है वो आपका होता है फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। और फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे जो मैग्नीट्यूड आता है, ठीक है, तो ये जैसे कि अगर इस केस में था, आपने पहले भी देखा था, तो यहाँ आ रहा था J√3, मेरे ख्याल से J√3 ये पॉइंट आ रहा था, J√3 आ रहा था, नहीं J√3 नहीं आएगा, ये पॉइंट आता कैसे था, ये पॉइंट हम निकालते थे अपने राउथ अरे से, हाँ राउथ हर्विट से, राउथ हर्विट में इसको 0 रख के ये पॉइंट निकालते थे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका कितना आएगा, जो भी ये राउथ हर्विट से पॉइंट आएगा वो ये पॉइंट आएगा, उसी पॉइंट को अगर आप मैग्नीट्यूड में रख देंगे तो मैग्नीट्यूड की कुछ वैल्यू आएगी और उसका रेसिप्रोकल जो होगा वो हमारा सिंपल गेन मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो उससे मैं निकालना पड़ेगा रूट लोकस से, और भी सिंपल मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन एस प्लस 1 का क्यूब सपोज है, तो इसका भी कुछ इस टाइप का बनता है प्लॉट, इस तरह से रूट लोकस निकलेगा इधर से। तो जहाँ पे कट करेगा ना ये सब, ये इसमें कुछ वैल्यू आएगी J√3, ठीक है। और इस वैल्यू को आप अगर मैग्नीट्यूड में रख देंगे तो मैग्नीट्यूड आता है 8, तो 8 होता है आपका मैग्नीट्यूड, बट आपको गेन मार्जिन निकालना होगा तो आपको 1/8 करना पड़ेगा, वो आपका हो जाएगा गेन मार्जिन, ठीक है। और फिर उसको डीबी में करना है तो 20 लॉग कर दीजिए, ठीक है। चलो इसको तो हम फिर से डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन करते हैं इस पे। हम चलते हैं अपने फेज मार्जिन पे। तो फेज मार्जिन क्या है, फेज मार्जिन क्या होगा, तो फेज मार्जिन क्या है, जैसे उसमें हमने कहा कि अमाउंट ऑफ एडिशनल गेन टू बी एडेड, तो यहाँ क्या है, अमाउंट ऑफ एडिशनल फेज लैग इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सिस्टम एट द वर्ज ऑफ इंस्टेबिलिटी, ठीक है। अमाउंट ऑफ फेज लैग एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी,
एट गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी required to bring system at verge of instability। ठीक है, कितना हम गेन ऐड करेंगे सिस्टम उसके बाद अनस्टेबल हो जाएगा, यही हमारा गेन मार्जिन है। अब गेन मार्जिन की डेफिनेशन क्या होगी कि ये बेसिकली क्या है, ये होगा फेज मार्जिन। फेज मार्जिन आपका होगा 180 प्लस 5, ये होगा 180 प्लस 5, जहाँ पे ये 5 क्या है, दिस 5 इज योर एंगल ऑफ ट्रांसफर फंक्शन जो है आपका जी जो ओमेगा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसका एंगल है ये। ठीक है, कहाँ पे, एट फ्रीक्वेंसी ओमेगा जी सी। अब आप कहेंगे ये ओमेगा जी सी क्या है, तो ये है आपकी गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, मतलब जहाँ पे आपका गेन ओमेगा जी सी क्या होगा, जहाँ पे आपका गेन जी जे ओमेगा जी सी, जहाँ पे आपका गेन हो जाए 1, गेन लिखते हैं आप ट्रांसफर फंक्शन का, उसको इक्वल टू 1 कर दीजिए, तो वहाँ से जो ओमेगा की वैल्यू आएगी दैट विल बी योर ओमेगा जी सी। और उस ओमेगा जी सी को आप एंगल लिख लीजिए, जो एंगल लिखते हैं ट्रांसफर फंक्शन का, उस एंगल में ओमेगा जी सी की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ से जो एंगल आ जाएगा वो आपका ये 5 है, उसमें 180 ऐड कर दीजिए तो फेज मार्जिन है। ठीक है, समझ गए क्या हम कहना चाह रहे हैं। अब दोनों में लड़के कई बार कंफ्यूज होते हैं, क्या ओमेगा जी सी ओमेगा, तो गेन मार्जिन हम निकाल रहे हैं किस फ्रीक्वेंसी पे निकालते हैं, ओमेगा पी सी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। वो कैसे निकलती है, जब फेज एंगल को -180 रख दिए, यहाँ से जो भी ओमेगा मिलेगा दैट इज ओमेगा पी सी, उस ओमेगा पे मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, उसका रेसिप्रोकल कर लीजिए, गेन मार्जिन हो गया। फेज मार्जिन के लिए 180 प्लस 5 क्या है, एंगल ऑफ दैट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एट ओमेगा जी सी, इस फ्रीक्वेंसी पे। ये फ्रीक्वेंसी क्या है, जब आप मैग्नीट्यूड को 1 रख दीजिए, वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी मिलेगी दैट इज योर गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो हमारा सिस्टम स्टेबल होगा जब गेन मार्जिन और फेज मार्जिन दोनों आपका पॉजिटिव हो। अगर दोनों जीरो है, मतलब कोई भी मार्जिन नहीं है, इसका मतलब सिस्टम एट द वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी, मतलब मार्जिनल स्टेबल है। और गेन मार्जिन फेज मार्जिन नेगेटिव हो गया, मतलब मार्जिन नहीं है, अब कुछ नेगेटिव हो गए, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। तो पॉजिटिव मतलब अभी इतना बचा हुआ है, मार्जिन है गेन में, इतना हम और जा सकते हैं राइट में, इसके बाद तो हो जाएंगे अनस्टेबल। ठीक है, तो होने चाहिए दोनों पॉजिटिव। तो आगे में अभी बहुत सारे प्लॉट्स हैं जो कि आपका फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में आपका मैग्नीट्यूड के वेरिएशन दिखाएंगे, फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में फेज़ का वेरिएशन दिखाएंगे, सारे प्लॉट्स यही कर रहे हैं, बॉडी प्लॉट, पोलर प्लॉट, नेगेटिव प्लॉट। बॉडी प्लॉट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बिल्कुल रफ ये डिस्कस कर दूं कि फेज़ मार्जिन एंड गेन मार्जिन दोनों आपका पॉजिटिव होना चाहिए फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल। ठीक है, नेगेटिव हुआ तो अनस्टेबल, जीरो हुआ तो मार्जिनली स्टेबल। और ये क्या होगा, जैसे अगर मैं सपोज गेन प्लॉट बनाऊँ एम वर्सेस ये आपके लॉग ओमेगा बना रहा हूँ मैं, लॉगरिथमिक वाला ये बॉडी प्लॉट पे बनाते हैं, सपोज इस टाइप का है, इस टाइप का कुछ बना, ये 0 dB लाइन है, और ये आपका फेस प्लॉट है, ये आपका कुछ फेस प्लॉट है। ठीक है, तो यहाँ जहाँ 0 dB लाइन को क्रॉस करता है आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट, यही आपका होता है गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, और इसके करेस्पॉन्डिंग जो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी इसके करेस्पॉन्डिंग जो आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी, सपोज ये होगा आपका, ये जो आएगा फेज मार्जिन इधर। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे फेज मार्जिन आपकी क्या होगी, ये आपका -180 लाइन है, यहाँ आप कम करते जाइए, -160 है सपोज, इधर -200, इस तरह से बढ़ते हैं। और ये तो इसका मतलब जब आप नीचे हैं तो इसका मतलब यहाँ पहुँचे अगर आप, इसका मतलब आपका फेज मार्जिन यहाँ पे क्या है, फेज मार्जिन आपका नेगेटिव है। ठीक है, और ये है आपका जहाँ पे फेज जो है, फेज प्लॉट,
-180 लाइन को कट करेगा, यही आपका ओमेगा पीसी है, सॉरी ओमेगा पीसी है, फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी है। और ओमेगा पीसी पे अगर आपको जो मैग्नीट्यूड मिलेगा, यहाँ आपको गेन मार्जिन मिलेगा। और गेन मार्जिन अगर ये पॉजिटिव ऊपर डायरेक्शन में आ रहा है, इसका मतलब ये गेन मार्जिन नेगेटिव है, गेन मार्जिन नेगेटिव है। आप कहेंगे सर ये तो पॉजिटिव आ गया, तो मैग्नीट्यूड पॉजिटिव है, लेकिन आपका गेन मार्जिन क्या होता है, वो 1 मैग्नीट्यूड होता है। तो और डीबी में करेंगे तो वो इनवर्स आ जाएगा इधर, मतलब लॉग लेंगे तो पीछे आ जाएगा। तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब गेन मार्जिन मैग्नीट्यूड पॉजिटिव में पहुंच रहे हैं, गेन मार्जिन नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए आपका गेन मार्जिन भी नेगेटिव हो गया, फेज मार्जिन भी नेगेटिव हो गया, सिस्टम अनस्टेबल है। इसका मतलब ओमेगा जीसी अगर ओमेगा पीसी से ज़्यादा रहेगा तो सिस्टम अनस्टेबल हमेशा रहेगा। और यही हमारा ओमेगा जीसी अगर कम हो जाता, सपोज कुछ ऐसा रहता, ये आपका मैग्नीट्यूड प्लॉट होता और ये आपका फेज प्लॉट होता, ये -180 लाइन होती, ठीक है, आपका इस तरह का कुछ प्लॉट होता, तो ये आपका आता गेन मार्जिन, ये होता ओमेगा पीसी, तो गेन मार्जिन यहाँ पे पॉजिटिव है बिकॉज मैग्नीट्यूड नेगेटिव है, तो गेन मार्जिन आपका पॉजिटिव। और गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी दैट इज ओमेगा जीसी, ये इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल मिलेगा वो आपका ये फेज मार्जिन बताएगा, ये मार्जिन है, ठीक है। तो ये फेज मार्जिन आपका यहाँ पे हो गया पॉजिटिव, क्यों? क्योंकि ये -180 आप ऊपर तो बढ़ रहे हैं, 160 होगा, पॉजिटिव जा रहे हैं, तो ये जो मार्जिन है डिफरेंस होगा, यही हमारा फेज मार्जिन है और वो पॉजिटिव है। तो इसका मतलब यहाँ भी गेन मार्जिन पॉजिटिव है। तो फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, ये आप ध्यान में रख लीजिएगा एकदम, योर ओमेगा पीसी फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा जीसी, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, इसको एकदम स्टार बना के नोट कर लीजिए। क्यों है ये आपने देख लिया, फॉर द सिस्टम टू बी स्टेबल, क्योंकि अगर ओमेगा पीसी छोटा हो गया ओमेगा जीसी जैसे यहाँ पे था, तो आप देख रहे हैं गेन मार्जिन भी नेगेटिव हो गया और फेज मार्जिन भी, ये आपका फेज मार्जिन ये भी नेगेटिव हो गया, गेन मार्जिन ये भी नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है मेरा गेन मार्जिन फेज मार्जिन के क्या एक्चुअली होते हैं। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है स्टार्टिंग में लड़कों को, थोड़ा एग्जांपल करेंगे आप इसमें, एक दो ट्रांसफर फंक्शन देंगे, उसका एग्जांपल करेंगे तो थोड़ा सा ये कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा समझना, गेन मार्जिन फेज मार्जिन। तो ऐसा करेंगे कि हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना कुछ एग्जांपल्स ही करते हैं इस पे, और इसको थोड़ा रिलेट करते हैं अपने रूट लोकस से, ठीक है। तो आपको एक सेंस ऑफ वो आएगा कि हाँ क्या, तो आप रिलेट भी कर पाएंगे क्वेश्चन को, एक क्वेश्चन को करने के आपको 4 तरीके मिलेंगे आगे जब पूरा पढ़ लेंगे तो, ठीक है। तो चीज़ों को रिलेट करना जरूरी है, क्या था रूट लोकस में, वो पॉइंट यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्ट हो क्या आ रहा है, ठीक है। तो आगे भी प्लॉट पढ़ेंगे तो वहाँ भी रिलेट करेंगे इनको, इन दोनों को, फिर चीज़ों को, ठीक है। तो आगे हम उसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।